सुप्रभात, नमस्कार सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीएड तृतीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में आधुनिक विश्व का इतिहास जो हमारा द्वितीय प्रश्न उत्तर उसका टॉपिक आज का हमारा टॉपिक के रूप में है पुनर्जागरण, जो हमारी पिछली क्लास में भी था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज इसका अध्ययन करेंगे। इस रूप में आज हम इसका पुनर्जागरण का आरंभ पढ़ेंगे और उसके बाद उसका प्रभाव देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर पुनर्जागरण का प्रभाव दिखाई दिया। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा उसमें पुनर्जागरण को प्रस्तावना के रूप में पढ़ा, अर्थात 14वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन चेतना के रूप में जो जागरण हुआ उसी को बौद्धिकवाद के रूप में पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई, अर्थात सांस्कृतिक जागरण के रूप में इसको माना गया, क्योंकि पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक यूनान और रोमन संस्कृतियों का प्रभाव वहाँ दिखाई दिया। लेकिन जब 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते रोमन संस्कृति का जब पतन हो गया, तत्पश्चात वहाँ पर पूरा यूरोप जो है वो अंधकार में वातावरण में छा गया या अंधकार में वातावरण में डूब गया। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ और उसी के फलस्वरूप माना गया कि वहाँ पर जो सामंतवाद का उदय हुआ, उस सामंतवादी विचारधारा के फलस्वरूप वहाँ पर धर्म का प्रभाव अधिक बढ़ने लगा और उसी धर्म के प्रभाव के कारण चर्च जो है पोप और पादरियों के अधीन हो गए और पोप और पादरियों ने राजनीतिक सत्ता के अभाव में अपना प्रभाव जमाते हुए संपूर्ण यूरोप में उन्होंने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाते हुए कई प्रकार से वहाँ शोषण करना आरंभ किया। और ये समय अपने आप में 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का समय, मध्य युग के अंतिम समय तक की जो शताब्दी है 14वीं, वहाँ तक का समय जो माना गया है वो अपने आप में यूरोप में अंधकार में वातावरण का माना गया है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। तत्पश्चात जब 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय हुआ, आरंभ हुआ, तब वहाँ पर जो कार्य होने लगे विकास के रूप में वो आधुनिक विश्व के इतिहास के रूप में माने गए। तो उसे आधुनिक विश्व जो माना गया है वो माना गया है, उसका टाइम अगर देखें हम तो 1500 से आधुनिक विश्व का समय माना गया है। 1500 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक हम इतिहास पढ़ेंगे वर्ल्ड का। और ये जो इतिहास है ये अपने आप में आधुनिक विश्व का इतिहास है जो हमारे सिलेबस के अनुसार है। उसी में हम पढ़ रहे हैं 14वीं शताब्दी से आरंभ हुआ पुनर्जागरण, जो 17वीं शताब्दी तक आते आते संपूर्ण यूरोप में फैल गया। तो ये थी प्रस्तावना। उसके बाद हमने पढ़ा, फिर उसमें आगे प्रस्तावना पढ़ने के बाद कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या था। रेनेशा, अंग्रेजी में इसको रेनेशा कहते हैं, जो फ्रांसीसी शब्द है इसको फ्रेंच शब्द कहते हैं। और शब्द कहते हैं फ्रेंच शब्द, रेनेशा, रेनेशा भी कहते हैं इसे। रेनेशा का तात्पर्य यहाँ पर किससे लिया गया है? रेनेशा जो है फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द है ये। और इस शब्द का अर्थ यहाँ पर किससे लगाया गया है? इस शब्द का अर्थ जो लगाया गया है वो अपने आप में नवीन जन्म या पुनर्जन्म के रूप में लिया गया है। नवीन जन्म या पुनर्जन्म, जागरण का मतलब जागना, तो नवीन जन्म या पुनर्जन्म के रूप में इसको संबोधित किया गया है। इसी के साथ साथ विद्वानों के द्वारा इसे बौद्धिक जागरण के रूप में भी इसे स्वीकार किया है। इसलिए 14वीं शताब्दी में रेनेशा का व्यापक प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है, चाहे वो कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे वो ज्ञान हो, शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान हो, सभी क्षेत्रों में इस रेनेशा का प्रभाव दिखाई दिया। उसी प्रभाव को आज हम पुनर्जागरण के आरंभ के रूप में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम दूसरा पॉइंट, पुनर्जागरण का आरंभ। क्योंकि इससे पहले हमने पुनर्जागरण के कारण भी पढ़ लिए, पुनर्जागरण का उदय किस कारण से हुआ वो कारण हम बता चुके हैं। उसके बाद हमने पुनर्जागरण की विशेषताएं पढ़ी। पुनर्जागरण की विशेषताओं में एक विशेषता महत्वपूर्ण थी जो थी मानवतावाद का विकास। इसका विकास, मानवतावाद का विकास। मानवतावाद ये विचारधारा जो आई, इसके जन्मदाता जो थे, इस जन्मदाता इसके माने गए हैं कौन? पेट्रार्क। पेट्रार्क जो थे वो मानवतावाद के पिता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिता। ये बात पूछा जाता है कि मानवतावाद का जनक कौन था। तो जनक की बात करें तो पेट्रार्क जो था वो मानवतावाद का जनक माना गया है।
पुनर्जागरण का अगर पूछा जाए, अग्रदूत कौन था उसको आज हम इसी में पढ़ेंगे। जब हम पुनर्जागरण का आरंभ पढ़ेंगे तो उसमें आप अग्रदूत का अध्ययन करेंगे। तो अग्रदूत के रूप में था दांते। कौन था? दांते। दांते को क्या माना गया है? पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया है। जबकि मानवतावाद का पिता जिसको माना गया है वो कौन है? पेट्रार्क। दोनों में अंतर है। इनका समय जो रहा 1260 से रहा 1321 तक का समय रहा जीवन काल के रूप में इसका दांते का। पेट्रार्क का समय जो है 1366 से आरंभ हुआ और 1376 तक का समय रहा। अर्थात दोनों ने अपने अपने समय के अनुसार पुनर्जागरण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना योगदान दिया। अब आगे पढ़ते हैं पुनर्जागरण का आरंभ तो कहाँ से हुआ। इस पॉइंट को हमने यहाँ से लिया है। पुनर्जागरण का आरंभ जो है वो इटली से हुआ है। कहाँ से हुआ है? इटली। इटली में आरंभ हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे उन कारणों पर चर्चा करते हैं कि आखिर इटली में पुनर्जागरण का आरंभ होना क्यों उत्तरदायी रहा, ऐसा क्या था। तो देखिए, यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ उसका प्रारंभ इटली के नगर से हुआ, क्योंकि इटली में वहाँ पर फ्लोरेंस एक नगर था। कौन सा नगर? फ्लोरेंस। इटली का एक नगर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस नगर जो था वहां से इसका उदय होना माना गया है। तो याद रहे, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ? इटली में। और इटली में कहाँ हुआ? फ्लोरेंस नगर में। तो यहाँ से इसका उदय हुआ और इटली में फैलते हुए, संपूर्ण इटली में फैलते हुए अन्य देशों में भी, यूरोपीय राष्ट्रों में गया, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में पहुंचा। किंतु सर्वप्रथम इसका आरंभ इटली में होने के पीछे कई कारण माने गए हैं। ये आखिर इटली में ही इसका उदय क्यों हुआ, उसके पीछे कारणों की चर्चा कर चुके हैं वैसे कल, लेकिन मौखिक रूप में आज बता दें दोबारा से आपको कि इसके पीछे जो कारण थे वो निम्नलिखित थे। जैसे पहला कि इस युग में इटली ही एक ऐसा देश था और उसके नगर थे जो पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। उसी के फलस्वरूप उनका सांस्कृतिक प्रभाव और संबंध भी बढ़ने लगा और वो धीरे धीरे क्या होने लगे? घनी होने लगे। तो इटली जो था उसका पूर्वी राष्ट्रों के साथ पहला कारण क्या हो गया? इटली का पूर्वी राष्ट्रों के साथ, पूर्वी जो राष्ट्र थे, एशियाई राष्ट्र कह सकते हैं, पूर्वी राष्ट्रों के साथ क्या था? व्यापारिक संबंध था। कौन सा था? व्यापारिक संबंध। और इस व्यापारिक संबंध के साथ साथ हमने एक भावना जो और भी वो थी सांस्कृतिक संबंध की। कौन सी थी? सांस्कृतिक। क्योंकि संस्कृति आदान प्रदान का रूप है, इसीलिए यहाँ पर सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलता है। वो किस रूप में मिला? इटली वासियों के व्यापार के कारण पूर्वी राष्ट्रों के साथ उनका जो संबंध बना, उस संबंध को व्यापारिक संबंध कहा गया। उस व्यापारिक संबंध से उनका सांस्कृतिक संबंध भी अपने आप ही जुड़ता चला गया और वो धीरे धीरे इटली क्या बनते गए? धनी बनते गए। तो ये पहला कारण था इटली में ही पुनर्जागरण के आरंभ होने का। दूसरा कारण जो माना गया वो है संपन्नता ही संस्कृति की परिचायक है। बिल्कुल सही बात है कि संपन्नता को ही संस्कृति का परिचायक माना गया है। जहाँ पर खुशहाली है, समृद्धि है, संपन्नता है, वहाँ अपने आप ही क्या होगा? संस्कृति बरकरार रहेगी। इसीलिए इटली के निवासियों ने जीवन को श्रेष्ठ ढंग से जीने के लिए अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों का संरक्षण दिया और उनको अपनाया। क्योंकि संपन्नता के आधार पर इटली वासियों ने अपने जीवन में बहुत से तरीकों में सुधार करते हुए आधुनिक तरीकों के आधार पर जीवन जीने की शैली को अपनाया। इसलिए संपन्नता ही संस्कृति की परिचय के रूप में मानी गई है। अर्थात इन्होंने संस्कृति को संरक्षण भी दिया और प्रोत्साहन भी दिया। ये दूसरा कारण हो गया इटली में आरंभ होने का। तीसरा है जो महत्वपूर्ण है कि इटली वासी जो थे उन्होंने कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि संपूर्ण क्षेत्रों में यूरोप में अपने आप में प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी अपने आप में कारण है। तीसरा कारण इसको कह सकते हैं कि उन्होंने कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान आदि के क्षेत्र में अपना प्रभाव इस प्रकार बढ़ाया कि वो एक प्रमुख केंद्र बन गया। क्या बन गया? प्रमुख केंद्र, का सांस्कृतिक केंद्र जिसको कह सकते हैं, विकास का केंद्र बन गया। कौन? इटली। इटली सांस्कृतिक केंद्र बनने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का इटली की ओर झुकाव होने लगा और वो अपने आप में पुनर्जागरण का मुख्य केंद्र बन गया। क्योंकि इटली में अनेक नगर ऐसे थे जो उस समय अपने आप में विकसित श्रेणी के रूप में जा रहे थे, जैसे फ्लोरेंस जो महत्वपूर्ण नगर था, वेनिस और मिलान। ये समृद्ध उन्नत नगर माने गए हैं। कौन कौन से? वेनिस, मिलान और फ्लोरेंस। तीन नगर जो थे, फ्लोरेंस, मिलान और एक वेनिस, ये तीनों नगर जो थे इटली के, ये अपने आप में संपन्नता की ओर बढ़ रहे थे।
इसीलिए यहाँ पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला और इटली में पुनर्जागरण को विकास की गति मिली। तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण जो रहा वो ये रहा कि इटली ने अपने नगरों में कलाकारों को, साहित्यकारों को भी आश्रय प्रदान किया, उन्हें सम्मान दिया। इसी दृष्टि से अनेक दार्शनिक, कवि, चित्रकार, कलाकार आदि जो है वो अपने कार्यों से इटली को पुनर्जागरण के अग्रदूत में बनाने में सहायक सिद्ध हुए। याद रहे पुनर्जागरण का अग्रदूत जो माना गया है देश वो कौन सा था? इटली। तो अग्रदूत के रूप में कार्य किया इसने। वहां के कलाकारों ने, साहित्यकारों ने, चित्रकारों ने और वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के वहां प्रयोग करते हुए इटली को क्या बना दिया? पुनर्जागरण का अग्रदूत बना दिया। इटली को अग्रदूत इसलिए कहा गया क्योंकि इटली से इसकी शुरुआत हुई, आरंभ हुआ और इन विद्वानों के द्वारा, विचारकों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा इटली में अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाते हुए इटली को पुनर्जागरण का अग्रदूत बना दिया। तो ये था चौथा कारण। फोर्थ कारण, अगर पांचवा, इटली प्राचीन रोमन साम्राज्य की संस्कृति का प्रतीक था। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि इटली को रोमन साम्राज्य की जो संस्कृति थी उसका परिचय माना गया है। इसलिए हमने पढ़ा था कि इटली में जो संस्कृति का विकास हुआ 3री-4री शताब्दी में वो कौन सी थी? रोमन संस्कृति। रोमन संस्कृति याद रहे। पहली, दूसरी, तीसरी तक जो संस्कृति थी वो यूरोप में यूनान संस्कृति थी। तो यूनान संस्कृति जो है वो प्रथम संस्कृति यूरोप की। अगर बात की जाए कि यूरोप की संस्कृति कौन कौन सी है, तो यूरोप में प्रथम संस्कृति के रूप में कौन थी? यूनान की संस्कृति। और दूसरी नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आती है इटली की कौन सी? रोमन संस्कृति। इटली की कौन सी? रोमन संस्कृति जो है वो नंबर 2 की है, जिसने अपने आप का प्रभाव दिखाया, जो 5वीं शताब्दी तक रही। इसको रोमन संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसलिए अपने आप में इटली का प्रभाव ये भी रहा कि वहाँ पर रोमन संस्कृति का वो प्रतीक था। छठा और अंतिम जो है वो कारण ये रहा कि इटली जो है सांस्कृतिक दृष्टि से यूरोप में प्रथम स्थान पर था। देखिए आगे का, इटली का स्थान जो था वो यूरोप में क्या था? सांस्कृतिक दृष्टि से प्रथम स्थान पे था। इसी कारण से वहां पर देखते देखते रोम में धर्म के आधार पर भी गुरुओं का निवास स्थान मिल था। उसी के फलस्वरूप इटली के नगरों का स्वतंत्र वातावरण, कला और साहित्य, ज्ञान और विज्ञान आदि के क्षेत्र में भी वहां पर उन्नति के शिखर छूने लगी इटली। इसलिए इटली निवासियों को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया। अर्थात इटली को पुनर्जागरण का अग्रदूत इसलिए माना गया कि रोम जो था, इटली की राजधानी रोम मानी जाती है। रोम में कौन थे? रोम में कौन थे? धर्म गुरु जो थे वो भी वहीं पर निवास करते थे। जैसे चर्च जो थे, चर्च वहां पर कौन रहते थे? पोप और पादरी। चर्च का मुख्य अधिकारी पोप और उसकी सहायता के लिए पादरी हुआ करते थे। क्योंकि वहां पर ईसाई धर्म था। कौन सा धर्म था? ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म के अनुसार वहां पर चर्च में पूजा की जाती थी और चर्च में पूजा करने के लिए वहां पर कौन थे? पोप और पादरी थे। इसलिए पोप और पादरी भी धर्मगुरु के रूप में रोम में ही निवास करते थे। तो यानी कि धर्म, कला, साहित्य और विज्ञान आदि के क्षेत्र में उन्नति होने के कारण इटली वासियों को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया। तो ये था पुनर्जागरण का आरंभ और उसके कारण। तो 4 कारण पढ़ चुके हैं जो कि इटली में देखने को मिले पुनर्जागरण के आरंभ के रूप में। अब पढ़ेंगे हम इटली में और पुनर्जागरण का प्रभाव, अर्थात पुनर्जागरण का प्रभाव जो रहा किस रूप में रहा। देखिए पुनर्जागरण के प्रभाव को अलग अलग क्षेत्र के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण का प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में किस रूप में रहा। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव। विद्वानों के अनुसार इसमें अलग अलग बताया गया है, लेकिन हम शुरुआत वहाँ के विचारों के आधार पर करेंगे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहाँ पर पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया। तो साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं तो यूरोप में साहित्य का जो प्रयोग किया गया वो अनेक भाषाओं में हुआ, जिसमें विशेष रूप से हम बात करें पुनर्जागरण के प्रभाव की तो साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण की व्यक्ति अनेक भाषाओं के माध्यम से की गई।
जिसमें रोमन भाषा, लैटिन भाषा, इटालियन भाषा, फ्रेंच भाषा, स्पेनिश भाषा, स्पेनिश बोलते हैं, स्पेन की थी ये, पुर्तगाली भाषा, अंग्रेजी भाषा, नॉर्वे की भाषा और डच भाषा और स्वीडन भाषा आदि में। इसके अलावा देसी भाषाओं में इटली में साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण का प्रभाव और उसका पहला पॉइंट हमारा साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति। तो भाषाओं की बात करें तो फ्रेंच, डच, स्पेनिश, है ना। इसके अलावा रोमन, लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा, और इसके अलावा और भी भाषा जो थी वो थी इटालियन और पुर्तगाली। इटालियन इटली की भाषा है और पुर्तगाली आदि भाषाएं जो थी वहां की महत्वपूर्ण भाषाएं थी जिनमें साहित्य का सर्जन किया गया। इन साहित्य के सर्जन में स्वीडन भाषा का विशेष योगदान रहा, साथ ही देसी भाषा, इसको बोलते हैं देसी भाषाएं। कौन सी भाषाएं? देशज भाषाएं जो थी उनमें भी साहित्य को लिखा गया। तो ये भाषाएं जो थी उनके आधार पर यूरोप में पुनर्जागरण के फलस्वरूप साहित्य का सर्जन किया गया, साहित्य को आगे बढ़ाया गया। अब सबसे पहले बात करेंगे हम साहित्य में कि कौन सी भाषा का विकास वहां हुआ। तो साहित्य के क्षेत्र में उनके व्यक्ति जो देखने को मिलेगी, सबसे पहले पढ़ेंगे इतावली, बोलते हैं इसको इतावली साहित्य। सबसे पहले कौन सा साहित्य पढ़ेंगे हम? इतावली साहित्य, क्योंकि इटली है और इटली में जो नाम से संबंधित वो साहित्य कौन सा हो गया? इतावली साहित्य। सबसे पहले हम इतावली, इसको इतावली भी कहते हैं, इतावली साहित्य, ठीक है। इतावली में साहित्य लिखा गया, उसमें कौन से विचारकों का योगदान रहा उसकी शुरुआत करते हैं। तो इटली का जो साहित्य था पुनर्जागरण के व्यक्ति के रूप में 14वीं शताब्दी से आरंभ हुआ और 17वीं शताब्दी तक संपूर्ण यूरोप में जब पुनर्जागरण का प्रसार हो गया, वहां तक यूरोप में साहित्य को विस्तृत रूप से माना गया। विद्वानों ने अनेक भाषाओं में साहित्य का सृजन किया, जिसमें लैटिन, यूनानी, रोमन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली आदि भाषाओं का नवीन रूप में साहित्य सृजन देखने को मिलता है। पुनर्जागरण की लहर सबसे पहले इटली में शुरू हुई, इसीलिए इतावली साहित्य को पुनर्जागरण की सर्वप्रथम साहित्य अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं। तो ये भी याद रहे, भले ही सारी भाषाओं में साहित्य लिखा गया, लेकिन शुरुआत साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण की शुरुआत जब इटली में हुई, इसलिए इटली में होने के कारण सबसे पहले इतावली साहित्य को हमने प्रथम स्थान दिया। तो ये अपने आप में एक प्रभाव था कि इटली साहित्य का जो प्रभाव इतावली भाषा में था और इसका पुनर्जागरण का सर्वप्रथम साहित्य की अभिव्यक्ति जो की गई वो दांते के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? दांते। तो हम सबसे पहले इतावली साहित्य में इसको पढ़ेंगे, दांते को पढ़ेंगे। कि दांते जो था वहाँ का विद्वान, कवि और साहित्यकार था। इसका मैंने बताया कि 1260 से आरंभ होते हुए 1321 तक का समय रहा, ठीक है। दांते के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, क्योंकि दांते जो था वो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया। क्या माना गया? पुनर्जागरण का अग्रदूत, क्योंकि इसी के द्वारा पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया गया, इसलिए इसको पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। और दांते के द्वारा बहुत से ग्रंथों की रचना की गई, उसका विस्तार से हम उल्लेख करेंगे। पहले दांते का परिचय पढ़ते हैं, क्योंकि दांते और उसके साथ साथ एक और पेट्रा, इन दोनों का सबसे पहले नाम लिया जाता है। जो इटली के निवासियों में इनको गिना जाता है, क्योंकि पेट्रा जो था दांते के साथ साथ दूसरा कौन सा नंबर 2? पेट्रॉक जो था वो मानवतावाद का पिता था, इसलिए इसको भी हम देखेंगे। इसका 1304 से आरंभ होता समय और 1376 तक का जीवन काल रहा, 74। और इसे क्या माना जाता है? मानवतावाद का पिता, मानवतावाद का जनक भी कह देते हैं, क्योंकि मानवतावादी विचारधारा मानव को महत्व देने की भावना जो रही वो पेट्रार्क के माध्यम से आई। तो मानवतावाद का पिता या जनक, ठीक है, पिता या जनक जो कहा जाता है उसको कहा जाता है पेट्रार्क को कहा जाता है। तो इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इटली का इतावली साहित्य जो लिखा गया वो इन दोनों के द्वारा ही किया गया। तो सबसे पहले हम दांते को पढ़ते हैं। दांते का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, एक साधारण
के माध्यम से इतालवी साहित्य में अपनी विशेष पहचान बनाई। अनेक रचनाएं जो है दांते की, उनके माध्यम से उसने इतालवी साहित्य में अपनी पहचान बनाई। दांते की रचनाओं की बात करेंगे हम कि दांते के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई। दांते की रचनाएं जो थी, पहली रचना दांते के द्वारा कौन सी लिखी गई, उस रचना की बात करेंगे। तो सबसे पहले दांते ने दी डिवाइन कॉमेडी जो लिखी, डिवाइन कॉमेडी, ये पुस्तक है की रचना है दी डिवाइन कॉमेडी। कई बार पूछ लेता है दी डिवाइन कॉमेडी क्या है, तो दांते द्वारा रचित है। दांते द्वारा रचित साहित्य का पहला भाग है ये, जो भी साहित्य आएगा इनका, तो साहित्य की प्रथम पुस्तक है दी डिवाइन कॉमेडी। ये है दांते की प्रथम पुस्तक। इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है, इसमें दांते ने मृत्यु के पश्चात आत्मा के स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है कि मरने के बाद व्यक्ति जो है अपने कर्मों के अनुसार क्या जाता है, स्वर्ग और नरक में जाता है। तो स्वर्ग और नरक की व्याख्या को इसने अपनी पुस्तक के माध्यम से उल्लेखित किया है, अर्थात काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। इस पुस्तक से हमें देश प्रेम, भक्ति और एकीकृत इटली के वर्णन का उल्लेख मिलता है। दांते ने इसकी रचना अपनी मातृभाषा तुस्कानी भाषा में की। याद रहे दांते ने इसकी रचना जो की है, रचना वो कौन सी भाषा में की है, तुस्कानी, ये वहाँ की स्थानीय भाषा थी, इसको मातृभाषा कहते हैं। कौन सी भाषा, मातृभाषा जो थी उसमें की थी, इसको तुस्कानी के नाम से जानते हैं। देखा पूछते हैं कि तुस्कानी क्या थी। दांते की जो पुस्तक थी दी डिवाइन कॉमेडी, इसकी मातृभाषा जिसको नाम बोलते हैं तुस्कानी भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, जो मातृभाषा थी तुस्कानी उसमें इसको लिखा गया था। दूसरी पुस्तक थी दी मोनार्किया। दूसरी पुस्तक थी ये मातृभाषा में थी, और इसी के साथ साथ दूसरी पुस्तक जो थी वो कौन सी थी, नंबर 2 दी मोनार्किया। मोनार्किया दी मोनार्किया जो थी, ये पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई थी। नंबर 2 नंबर की है ये दांते की पुस्तक है दी मोनार्किया। ये लैटिन भाषा में लिखी गई थी। दांते की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कौन सी भाषा में थी, लैटिन भाषा, लैटिन जो यूरोपीय भाषा मानी जाती है, उस लैटिन भाषा में इसको लिखा गया। किसके द्वारा, दांते के द्वारा इसको लैटिन भाषा में लिखा गया, जो कि दांते की महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। इसमें राजतंत्र के 3 भाग बताए गए हैं। इस ग्रंथ में ईसाई धर्म, साम्राज्य और ईसाई शासकों का वर्णन किया गया है। अर्थात दांते ने दी मोनार्किया में राजतंत्र के 3 प्रकार बताए हैं। साथ ही साथ राजतंत्र के साथ साथ उसने ईसाई धर्म को भी इसमें उल्लेखित किया है। ईसाई जो धर्म था, उस ईसाई धर्म का यहाँ पर इसमें उल्लेख किया गया है। उसी धर्म के अनुसार इसमें उसकी बातों को इसमें बताया गया है। तो ये थी दूसरी पुस्तक दांते की। इसके अलावा दांते ने दी वल्वरी इलेक्ट्रिया नामक लैटिन भाषा का ग्रंथ की भी रचना की, जो कि ये भी लैटिन भाषा का था। दी वल्वरी इलेक्ट्रिसिया, दी वल्वरी, तीसरी पुस्तक है दी वल्वरी इलेक्ट्रिसिया। ये तीसरी पुस्तक है, ये भी लैटिन भाषा में लिखी गई थी। इसकी भाषा लैटिन भाषा ही थी, दी वल्वरी इलेक्ट्रिसिया। इस पुस्तक को भी किसने लिखा, दांते ने ही लिखा, जो अपने आप में महत्वपूर्ण था। विचारक के रूप में, कवि के रूप में, और लेखक के रूप में, और साहित्यकार के रूप में, जिन्होंने इस रचना में मध्ययुगीन विचारों का संग्रह किया तथा मध्यकाल की बातों को इसमें लिखा। साथ ही साथ इसी दृष्टि से दांते ने पुनर्जागरण को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये था दांते, इसकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है। इन रचनाओं के आधार पर दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका टाइमिंग जो है 1260 से 1321 तक का है, अर्थात 14वीं शताब्दी का है। और 14वीं शताब्दी में शुरुआत जो है वो दांते से ही आरंभ हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अब बात करेंगे पेट्रार्क की। अब किसकी करेंगे, पेट्रार्क की बात करेंगे। पेट्रार्क के द्वारा क्या कार्य किया गया। पेट्रार्क जिसे मानवतावाद का जनक या पिता कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही मानवतावादी विचारधारा को स्वीकार किया और उसे मानव के महत्व को स्वीकार करते हुए, उसे मानव के विकास और उसके अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए उसकी उन्नति के लिए कार्य करने पर बल दिया। इनका जन्म 1304 में फ्लोरेंस नगर में हुआ। इन्होंने
उन्होंने पुनर्जागरण के काल में अपनी चरम सीमा पर अपने कार्यों के आधार पर, जिसको कहते हैं साहित्यिक रचनाओं के आधार पर अपना योगदान दिया। पेट्रार्क के द्वारा अनेक भाषाओं में हस्तलिखित ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें महत्वपूर्ण जो है पेट्रार्क की रचना वो है सोनेटो, जो 14 पंक्तियों का गीत है, वो इटालियन साहित्य का सृजन किया गया, वो अपने आप में महत्वपूर्ण माना गया है। पेट्रार्क की रचना जो मानी गई है वह सोनेटो, सोनेटो सोनेटा जो है 14 पंक्तियों की रचना है। कितने पंक्तियों की? 14 पंक्तियों की रचना। ये किसके द्वारा की गई है? पेट्रार्क के द्वारा, जो अपने आप में वहां के लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने में आवश्यक सिद्ध हुई। जो कि 14 पंक्तियों की थी, वो किसने लिखी थी? पेट्रार्क ने लिखी थी। ये भी इटली के फ्लोरेंस का निवासी था और उसने अपने अद्भुत कहानी जीवन के आधार पर जो व्याख्या की अपने लेखक के आधार पर, इसमें ये भी माना जाता है कि पेट्रार्क ने अफ्रीका नामक एक लंबे गीत के द्वारा सीपियो के जीवन की कहानी का अद्भुत वर्णन किया। और पेट्रार्क की अनेक रचनाएं इटालियन, लैटिन, ग्रीक भाषाओं में थी। उनकी भाषाएं थी इटालियन, लैटिन और ग्रीक भाषा। पेट्रार्क की जो रचनाएं थी वो इटालियन, लैटिन और ग्रीक भाषा में थी, जिन रचनाओं के आधार पर पेट्रार्क ने अपने साहित्य को लिखा। पेट्रार्क के द्वारा फेमिलियर लेटर्स नामक की रचना की गई। फेमिलियर लेटर्स ये भी किसका था? पेट्रार्क का। फेमिलियर लेटर्स ये भी पेट्रार्क की रचना थी। फेमिलियर लेटर्स जो थी वो भी किसकी रचना थी? पेट्रार्क की रचना थी। फेमिलियर लेटर्स के नाम से इसको जानते हैं। तो ये रचनाएं किसके द्वारा रची गई, जिसमें मानवतावादी दृष्टिकोण को व्यवस्थित किया गया, वो थे पेट्रार्क। तो हमने पढ़ लिया, पेट्रार्क को पढ़ लिया और दांते को पढ़ लिया। इन दोनों के माध्यम से इटली में इतावली साहित्य, जिसे इतावली साहित्य कहते हैं, उसका विकास किया गया और पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया गया। इन दोनों की रचनाओं का प्रभाव इटली से बाहर निकलकर अन्य राष्ट्रों पर भी साहित्यिक रचनाओं के रूप में देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं जो है वो लंबे समय तक प्रभावी रही, इसीलिए पुनर्जागरण का प्रभाव जो 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में फैला। उसमें दांते की पुस्तकें और पेट्रार्क की मानवतावादी विचारधारा का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है। अब पढ़ते हैं आगे हम साहित्यिक रचनाओं में आगे। अब तीसरे विचारक के रूप में बोक्काचियो। बोक्काचियो जो था इटली का, यह भी विद्वान था, जिसे लैटिन गद्य का पिता भी कहा जाता है। बोक्काचियो कहते हैं, बोक्काचियो बोक्काचियो जो था ये इटली के गद्य का पिता माना गया है। इसको बोक्काचियो क्या माना गया है? लैटिन गद्य का पिता माना गया है। लैटिन जो भाषा थी, उस लैटिन भाषा में गद्य जो थी, उस गद्य का पिता जो माना गया है, किसको माना गया है? बोक्काचियो को माना गया है। लैटिन भाषा में गद्य का पिता क्या माना गया है? लैटिन भाषा में गद्य का पिता जो माना गया है वो किसको माना गया है? बोक्काचियो को। ये तीसरा विचारक है। इसके बाद दांते और पेट्रार्क के बाद तीसरा विचारक जो है बोक्काचियो है। इसकी रचनाएं ने अपनी मातृभाषा के आधार पर अनेक कहानियों की रचना की, जिसमें सर्वप्रथम रचना जो है डेकामेरॉन। इसकी रचना कौन सी है? बोक्काचियो की डेकामेरॉन। बोक्काचियो की रचना जो है उसमें नाम आता है डेकामेरॉन। ये रचना बोक्काचियो की रचना थी जो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन्होंने लैटिन भाषा के गद्य के रूप में अपने काव्य शैली को लिखा और उसमें डेकामेरॉन में 100 कहानियों की संग्रह किया गया है। इन कहानियों के माध्यम से तात्पर्य समय की समाज की जानकारी मिलती है। तो डेकामेरॉन जो है बोक्काचियो की रचना, उसमें कितनी है? 100 कहानियां। कितनी? 100 कहानियां इसमें संग्रहित की गई है। उन 100 कहानियों का संग्रह इसमें किया गया है। ये भी याद रहे, 100 कहानियों का संग्रह जो किया गया है वो किसमें किया गया है? डेकामेरॉन में। और किसकी रचना है? बोक्काचियो की। तीसरा विचारक हो गया बोक्काचियो। चौथा है एरिस्टो। एरिस्टो बोलते हैं इसे। चौथा विचारक जो था वो था एरिस्टो।
ये नंबर 4 पे आता है इटालियन विचारकों में एरियास्टो ने क्या किया? एरियास्टो ने भी पुरियोसी नामक काव्य की रचना की, इसको बोलते हैं एरियास्टो की रचना, महत्वपूर्ण रचना ये पुरियोसी। एरियास्टो की रचना कौन सी है? पुरियोसी जो रचना थी वो एरियास्टो की रचना थी। तो ये चौथे नंबर का था। 5वें नंबर का जो रहा पुरियोसी के बाद में इसकी रचना की इसने, और निकोलो टोसो जिसको बोलते हैं निकोला टोसा भी कहते हैं, इसे अलग नामों का है इसका उच्चारण। निकोला टोसा जो था उसके द्वारा क्या किया गया? जो 5वां विचारक था इटली का, इसने मुक्त जेरूसलम नामक महाकाव्य लिखा। उन्होंने क्या लिखा? मुक्त जेरूसलम नामक महाकाव्य लिखा। मुक्त जेरूसलम नामक महाकाव्य लिखा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना रही। उन्होंने मुक्त जेरूसलम जो है उसकी रचना की, जो अपने आप में महत्वपूर्ण थी। इसीलिए इटली में साहित्य जो लिखा गया इटालियन भाषा में, उसमें 5 विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुक्त जेरूसलम की रचना किसने की महाकाव्य के रूप में? निकोलो टोसो। उसे निकोलो टासा भी कहते हैं, निकोलो टोसो भी कहते हैं, टासो भी कहते हैं। निकोलो टासो भी शब्द आता है। तो निकोलो टासो जो था इसने मुक्त जेरूसलम नामक महाकाव्य की रचना की। इसी प्रकार एरियास्टो ने पुरियोसी की रचना की, जो अपने आप में महत्वपूर्ण ग्रंथ था। बोccaccio ने डेकामेरॉन की रचना की। 3 तो ये 2 हम पहले पढ़ चुके। इस प्रकार से 5 विचारक जो थे वो इसमें महत्वपूर्ण थे, इसमें इटालवी साहित्य में। अब पढ़ेंगे हम साहित्य में दूसरा साहित्य जिसको नाम दिया गया है फ्रेंच साहित्य। कौन सा साहित्य? फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी साहित्य में कौन कौन से विद्वानों ने और विचारकों ने ग्रंथों की रचना की और साहित्य को आगे बढ़ाया। फ्रेंच साहित्य, दूसरी की बात करेंगे फ्रांसीसी साहित्य से कहा जाता है फ्रांसीसी साहित्य। नंबर 2 है फ्रांसीसी साहित्य। फ्रांसीसी साहित्य में कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने इसको प्रभाव रूप में देखा? तो फ्रांसीसी साहित्य को पुनर्जागरण की लहर जो इटली से होते फ्रांस में गई, उसी रूप में इसको देखा गया है। तो इसमें कौन कौन थे फ्रांसीसी साहित्य में? फ्रांसीसी साहित्य में फ्रांस में अनेक लेखकों के द्वारा अपनी मातृभाषा में अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें फास्ट है, जिसने 15वीं शताब्दी में फ्रेंच भाषा में काव्य, इसको गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी। तो पहला था फाइसट। कौन था? फाइसट। इसके द्वारा क्या किया गया? गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में क्या किया गया? रचना की। गद्य और पद्य दोनों में इसने रचनाएं की, जो अपने आप में महत्वपूर्ण लेखक था। फाइसट इसने गद्य और पद्य की रचना के आधार पर वहाँ पर 15वीं शताब्दी में काव्य लिखा गया, जो उसके बाद बिलो ने व्यक्तिगत निबंधों के रूप में फ्रेंच भाषा में अनेक धार्मिक कट्टरता को और अविश्वासों का उल्लेख किया। उसका नाम था बिलो। नंबर 2 कौन सा हो गया? बिलो के द्वारा क्या किया गया? धर्म के आधार पर धार्मिक कट्टरता का उल्लेख किया अपने ग्रंथों में। कट्टरता का उल्लेख याद है। बिलो ने क्या किया? फ्रांसीसी लेखन में धार्मिक कट्टरता का उल्लेख लिखित किया है। तो ये नंबर 2 दूसरा विचारक था, विद्वान था। तीसरा जो है कॉल्विन का नाम महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है कि कॉल्विन ने मानवतावाद में फ्रांस में अपनी भूमिका निभाई, इसलिए फ्रांस का मानवतावाद का जनक माना जाता है कॉल्विन। याद रहे, कॉल्विन को फ्रांस में मानवतावाद का पिता कहा जाता है। कॉल्विन जो थे वो क्या थे? फ्रांस के अंदर फ्रांस के मानवतावाद के जनक, मानवतावाद के पिता माने गए हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मानवतावाद का प्रसार किया। हाँ, फ्रांस में इन्होंने मानवतावाद को प्रचारित किया, उसका विकास किया। इसीलिए कॉल्विन को फ्रांस में मानवतावाद का जनक माना जाता है। उसके लेखों में फ्रांसीसी सम्राट के शासन और उसकी रचनाओं से संबंधित अनेक साहित्य का सर्जन किया, जो लैटिन और ग्रीक भाषा में लिखा गया। ये भी याद रहे कि कॉल्विन ने लैटिन और ग्रीक भाषा का सहारा लिया और उसमें वहाँ के शासकों का उल्लेख किया। लैटिन एवं ग्रीक भाषा
याद रहे लैटिन और ग्रीक भाषा में इसने साहित्य लिखा, और साहित्य में क्या लिखा, वहां के सम्राट और शासक जो थे उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को इसमें उल्लेखित किया। तो ये था पॉलवेन। चौथा है मोत्यो, ये व्यक्तिगत विचारधारा का प्रवर्तक माना गया है मोत्यो। चौथा विचार फ्रांस में मोत्यो, इसको मोत्यो के नाम से जानते हैं। इसने व्यक्तिगत विचारधारा के रूप में, कौन सी विचारधारा, व्यक्तिगत विचारधारा के रूप में वहां पर कार्य किया, और इस विचारधारा के आधार पर उन्होंने साहित्य का सृजन किया। ये पहचान है इनकी, व्यक्तिगत साहित्य के रूप में व्यक्तिगत विचारधारा को उल्लेखित किया। उसने अनेक निबंधों और हास्य और व्यंग्य कविताओं के आधार पर भी अपनी लेखन रचना को अद्भुत बनाया। ये भी याद रहे कि मोत्यो ने व्यक्तिगत विचारधारा का प्रवर्तक माना गया है। इसने व्यक्तिगत विचारधारा के रूप में कार्य किया है, जिसमें हास्य और व्यंग्य के आधार पर अनेक निबंधों की रचना की। हास्य और व्यंग्य ये भी याद रहे, हास्य एवं व्यंग्य वाले जो थे, व्यंग्य वाले जो विचारधारा के आधार पर जो थे उनकी रचना की, निबंधों की, वो किसके द्वारा की गई निबंधों की रचना, मोत्यो के द्वारा की गई। हास्य और व्यंग्य वाले जो विचार थे उनका इन्होंने विचार करते हुए निबंध लिखा, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण। पांचवा है रेवलास। पांचवा कौन है, रेवलास। पांचवा विचारक था रेवलास। ये पांचवें विचारक है जो फ्रांस के थे, जिन्होंने फ्रांस साहित्य में अपना योगदान दिया। रेवलास जो था उसने फ्रांस में लेखन के स्थान पर डच विद्वान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उसने फ्रांसीसी समाज में अर्थव्यवस्था को चित्रित किया। तो ये इसका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने डच भाषा में लिखा और इसमें फ्रांसीसी समाज की अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया। जैसे क्या, अर्थव्यवस्था। याद रहे फ्रांस की अर्थव्यवस्था के बारे में जिसने उल्लेख किया वो कौन था, रेवलास। रेवलास ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया है, और साथ ही साथ उसने वहां पर रचनाओं में डच विद्वानों के साथ संपर्क में रहते हुए महत्वपूर्ण रचनाओं को लिखा। तो ये था तीसरा। चौथा और पांचवा जो था रेवलास, इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे। हम फ्रांस साहित्य के बाद कौन सा साहित्य पढ़ेंगे, ब्रिटिश साहित्य, जिसको इंग्लैंड का साहित्य कहते हैं, लंदन का साहित्य है, ब्रिटिश या अंग्रेजी साहित्य इसको कह सकते हैं। साहित्य का तीसरा रूप है, पहला है इतालवी साहित्य, दूसरा है फ्रेंच साहित्य, और तीसरा जो रूप पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, अंग्रेजी साहित्य। तीसरा कौन सा है, अंग्रेजी। क्योंकि पहला हमने पढ़ा इतालवी, इतालवी साहित्य में भी हमने 4-5 पढ़े, उसी प्रकार इसमें भी हमने 5 पढ़े विद्वानों को, और अब पढ़ रहे हैं अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य, इस साहित्य में कौन से विद्वान थे, लेखक थे जिन्होंने कार्य किया अंग्रेजी साहित्य के रूप में। अंग्रेजी साहित्य में सबसे महान और प्रभावी कवि जो रहा वो रहा चौसर। कौन रहा, चौसर। पहला है चौसर। याद रहे अंग्रेजी विद्वानों में चौसर को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि चौसर का टाइमिंग भी है। चौसर 1340 से लेकर 1400 तक का समय रहा पूरा इसका। 1340 से 1400 ईस्वी तक इसका समय रहा। चौसर के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया गया, और इसने अपनी रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजी कविताओं की रचना की, इसलिए इसको अंग्रेजी कविता का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अंग्रेजी कविता का पिता। इसको चौसर को अंग्रेजी जो कविताएं थी, अंग्रेजी में जो कविताएं कहते हैं अंग्रेजी कविता का पिता। तो ये छोटे छोटे शब्द है, विशेष है कि अंग्रेजी कविता का पिता कौन था, चौसर। चौसर ने अंग्रेजी कविताएं लिखी, रचनाएं की, इसमें इसको अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है। उसने अपने आप में प्रचलित अनेक भाषाओं के आधार पर अंग्रेजी साहित्य को लिखा, जिसमें उसकी सुप्रसिद्ध रचना कैंटरबेरिटेल्स के नाम से प्रसिद्ध है। कैंटरबेरिटेल्स ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसमें चौसर ने कैंटर की यात्रा का विशाल वर्णन लिखा। इसने यहाँ पर एक यात्रा का वर्णन लिखा है जो कि कैंटरबेरी के नाम से जाती है, जो उसकी यात्रा वृत्तांत है। क्या नाम है, कैंटर, कैंटर और बरी, कैंटरबरी, कैंटरबरी के नाम से इसको जानते हैं, बरी के नाम से। ये इसमें यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत है, जिसमें इन्होंने यात्रा के दौरान जो लेखन कार्य किया उसको इसमें लिखित किया। अब है दूसरा टॉमस मूर। दूसरा विद्वान कौन था, टॉमस मूर। 1478 से चालू का इसका कार्यकाल। टॉमस
तक, अंग्रेजों में 1535 तक इसका कार्यकाल है, जीवन काल है जिसको कह सकते हैं। 1417 से 1535 ईस्वी तक इसका जीवन काल है। ये तीसरा विद्वान है टॉमस मूर, फेमस रहा है, इसकी रचना भी फेमस रही है, क्योंकि टॉमस मूर ने मानवतावाद के समर्थन में एक महान राजनीतिज्ञ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उन रचनाओं में यूटोपिया, कौन सी यूटोपिया महत्वपूर्ण रचना है। टॉमस मूर की रचना जो है वो कौन सी है, यूटोपिया। यूटोपिया याद रहे, ये अपने आप में इसकी महत्वपूर्ण रचना है यूटोपिया। टॉमस मूर के द्वारा यूटोपिया की रचना की गई और ये काल्पनिक लोक ग्रंथ है जो कि 11वीं शताब्दी के लैटिन भाषा के ग्रंथ के रूप में अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया गया है। ये अपने युग का धर्म और समाज सुधार का उल्लेख करने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है, जिसमें इसमें धर्म और समाज सुधार के लिए बातें लिखी गई है, इसीलिए यूटोपिया जो है इसकी महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। वो थे टॉमस मूर। तो ये थे कहाँ का साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। इसके अलावा चौथा साहित्य आएगा अन्य साहित्य। चौथा साहित्य में कौन आएगा, अन्य साहित्य। अन्य साहित्य में अलग अलग भाषाओं का उल्लेख होगा, अलग अलग साहित्य के आधार पर रचनाएं जो की गई है उनका उल्लेख है कि अलग अलग भाषाओं में साहित्य जो लिखा गया कौन कौन सा था। तो जैसे पुर्तगाली में था, ठीक है, जहाँ पर स्पेन में पुर्तगाल के थे, हॉलैंड के लोग थे डच, उन्होंने भी एक साहित्य का लिखा। तो इसलिए उन विचारों को हम अलग अलग रूप में पढ़ेंगे, जिसमें विशेष रूप से पुर्तगाली साहित्य में वास्को डी गामा जो था उसके द्वारा जो खोजें की गई उसका उल्लेख मिलेगा। इसी के अलावा जर्मनी में रुडोल्फ का जो मानवतावादी विचार थे उनका इसमें पढ़ने को मिलेगा। हॉलैंड में इरेस्मस, इन्होंने बाइबल का शुद्ध अनुवाद किया, अतः ये हॉलैंड के सर्वप्रथम मानवतावादी विचारक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पहचान बनाते हुए अपने सुप्रसिद्ध रचना जो लिखी वो थी मृत्यु की प्रशंसा। इरेस्मस की जो रचना थी उसका नाम था मृत्यु की प्रशंसा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये हॉलैंड के थे इरेस्मस, इन्होंने 1466 से लेकर 1536 तक जीवन काल बिताया और बाइबल का इन्होंने क्या किया, शुद्ध अनुवाद किया और इन्हें हॉलैंड में सर्वप्रथम मानवतावादी विचारक के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने मूर्त की प्रशंसा जो है प्रेज ऑफ होली, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, प्रेज ऑफ होली के नाम से भी रचना की जाती है, उसको माना जाता है, वो इनकी रचना थी। तो ये थे अन्य साहित्य के अंदर। तो स्पेन का साहित्य पुर्तगाली साहित्य हो गया, जिसमें पुनर्जागरण का गहरा प्रभाव रहा। स्पेन में सर्वेंटीज का नाम भी आता है, सर्वेंटीज ने भी डायनेटिक नाम से पुस्तक लिखी, मध्यकालीन समाज का चित्रण किया उसमें। उसी के अलावा पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा, जिसने पूर्वी राष्ट्रों के रूप में उसने जो खोज की उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ तीसरा जो है वो जर्मनी का रुडोल्फ, जिसने मानवतावादी विचारधारा के रूप में कार्य किया। और पांचवा और अंतिम जो था वो कौन था, जिसको इरेस्मस कहते हैं, जिसने मृत्यु की प्रशंसा के नाम से पुस्तक की रचना की। और इसी के साथ पुनर्जागरण का राजनीतिक साहित्य जो था वो आता है, क्योंकि अन्य साहित्यों के साथ साथ अब आता है नंबर 5 पे तो महत्वपूर्ण था राजनीतिक साहित्य। राजनीतिक साहित्य, राजनीतिक साहित्य में जो प्रभाव देखने को मिलेगा उसमें मैकियावेली का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैकियावेली जो था उसका साहित्य अपने आप में महत्वपूर्ण था, क्योंकि मध्य युग में यूरोप में राजनीतिक चिंतन के रूप में मैकियावेली का स्थान प्रमुख माना गया है। वह इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था, उसने राजनीति में सूक्ष्म दांवपेचों का प्रतिपादन किया और उसकी प्रसिद्ध रचना थी द प्रिंस। तो राजनीतिक साहित्य में मैकियावेली का नाम आता है, मैकियावेली। और मैकियावेली ने क्या लिखी, पुस्तक जो लिखी है उसका नाम क्या है, द प्रिंस। द प्रिंस जो पुस्तक है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मैकियावेली की रचना राजनीति में सूक्ष्म दांवपेच जो है वो इस पुस्तक में लिखे गए हैं, इस पुस्तक का नाम है द प्रिंस। तो ये अपने आप में राजनीतिक साहित्य के रूप में महत्वपूर्ण पुस्तक मानी गई है। मैकियावेली के विचारों को शासकों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए वो एक कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ के रूप में उसने इस पुस्तक को लिखा। तो मैकियावेली जो है उसका राजनीतिक जीवन के आधार पर पुस्तक की रचना की वो थी द प्रिंस। तो ये कंप्लीट हो गया आज का साहित्यिक वर्णन। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे हॉब्स का साहित्य किसी में आता है, क्योंकि पुनर्जागरण में जब हम देखते हैं राजनीतिक साहित्य के साथ साथ चित्रण का हॉब्स को भी देख लेते हैं। हॉब्स का साहित्य, हॉब्स ने जो साहित्य लिखा वो किस रूप में लिखा, क्योंकि सिरकटा मानव के रूप में इसने लेवियथन जिसे कहते हैं वो हॉब्स की ही रचना थी। हॉब्स ने राजनीतिक चिंतन के रूप में दार्शनिकता का जो वर्णन किया, भौतिकवादी दर्शन के रूप में प्रतिपादन किया
क्योंकि होब्स एक महत्वपूर्ण विचारक था जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लेवियाथन, जिसको सिलवटा मानव भी कहते हैं। पुस्तक का नाम क्या था? लेवियाथन। ये पुस्तक जो थी इसकी अपने आप में राजनीतिक विचारधारा के रूप में थी, जो कि होब्स के द्वारा रचित लिखी गई, जो दार्शनिकता का विचार के रूप में था। इसमें सार्वभौमिकता के आधार पर सामाजिक समझौते के सिद्धांत को उल्लेखित किया। अर्थात होब्स ने इस पुस्तक में लेवियाथन में मानव को सार्वभौमिकता के आधार पर सामाजिक समझौते के आधार पर रहने पर बल दिया, यानी कि मानव के शुरुआती तौर पर राजनीतिक जीवन को व्यतीत करने के लिए लेवियाथन का सामाजिक समझौता सिद्धांत जो था वो महत्वपूर्ण था इसमें। और सामाजिक समझौता सिद्धांत जो दिया गया इसमें लेवियाथन ने वो अपने आप में सिलवटा मानव के समान माना गया है। तो ये थे होब्स का साहित्य। तो होब्स का हो गया राजनीतिक साहित्य में क्या लिखा हुआ है, और इसके अलावा अन्य साहित्यों में हमने 4 पढ़े ली। और पितावली प्रथम था, फ्रांसीसी द्वितीय था, अंग्रेजी तृतीय था, और अन्य साहित्य नंबर 4 पे था, और 5वां राजनीतिक साहित्य, 6वां होब्स का साहित्य। इस प्रकार से 6 साहित्यिक रचनाएं हमने पढ़ी। इसके आधार पर पुनर्जागरण के प्रभाव को हम देख सकते हैं, जो कि साहित्य ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में